नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देते हैं। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव वो एक ऐसी ही घटना पर रखी गई थी, प्लासी का युद्ध। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एक युद्ध था भी? यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए तो सही, आखिर कैसे कैसे एक छोटी सी व्यापार करने आई कंपनी ने इतने बड़े, इतने विशाल उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया? इसका जवाब ना एक ऐसी लड़ाई में छिपा है जो असल में कभी लड़ी ही नहीं जानी चाहिए थी। ये सैन्य ताकत की जीत थी ही नहीं। ये तो ये तो किसी और ही चीज की जीत थी। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये जो प्लासी की घटना थी, ये आखिर थी क्या? एक युद्ध या फिर एक सोचा समझा षड्यंत्र? अच्छा, अगर आप किताबें उठा के देखेंगे तो उनमें लिखा मिलेगा कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। लेकिन ये तो हुई किताबी बात। लेकिन एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार हुए के.एम. पणिक्कर। वो कहते हैं कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध था ही नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र और विश्वासघात था। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। अब देखिए, ये जो षड्यंत्र था ना, इसकी जमीन तैयार होने से बहुत पहले ही नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव अपने चरम पर था। मतलब हालात काफी बिगड़ चुके थे और इसके पीछे कई कारण थे जो धीरे धीरे आप कह सकते हैं पनप रहे थे। देखिए, इस टकराव की जड़ें ना आर्थिक भी थी और राजनीतिक भी। पहले आर्थिक बात करते हैं। कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार के लिए परमिट मिले हुए थे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे अपने निजी मुनाफे के लिए। इससे क्या हो रहा था? बंगाल के खजाने को सीधा सीधा नुकसान। और राजनीतिक तौर पर तो अंग्रेज खुद को एक अलग ही ताकत समझ रहे थे। नवाब ने मना किया, फिर भी कलकत्ता की किलेबंदी कर दी। और तो और, जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो कोई ब्रिटिश नुमाइंदा पहुंचा ही नहीं। मतलब सीधा सीधा अपमान। हद तो तब हो गई जब कंपनी ने नवाब के खिलाफ ही साजिशें करनी शुरू कर दी। अब नवाब के पास क्या चारा था? उन्होंने भी जवाब दिया, कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर हमला करके। बस यहीं से एक बहुत बड़े टकराव की भूमिका तैयार हो गई थी। अब एंट्री होती है कहानी के एक बहुत ही अहम किरदार की, रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने जब अपनी सेना और नवाब की सेना की ताकत को तौला तो उसे एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ गई कि आमने सामने की लड़ाई में जीतना तो नामुमकिन है। दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ क्लाइव, जिसके पास मुश्किल से 3000 सैनिक और सिर्फ 9 तोपें, और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला, जिनकी सेना में थे लगभग 50,000 सैनिक और 53 तोपें। मतलब ये तो कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। क्लाइव ये बात अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि अगर सीधी लड़ाई हुई तो शायद 1 घंटा भी नहीं टिक पाएंगे और अंग्रेज बुरी तरह हार जाएंगे। उसने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठियां भी लिखीं, मदद मांगी और सिपाही मांगे। लेकिन जब वहां से कोई मदद नहीं आई तो उसने एक दूसरा रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जिसमें तलवार नहीं, दिमाग चलता है। उसे एक गद्दार की जरूरत थी। और फिर क्लाइव के जासूसों ने एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला जो जो कुर्सी के लालच में पूरे बंगाल को बेच सकता था। और ये आदमी कोई और नहीं, मीर जाफर था, नवाब का अपना सेनापति। कहते हैं मीर जाफर का बस एक ही सपना था, किसी भी तरह बंगाल का नवाब बनना। क्लाइव ने बस इसी कमजोर नस को पकड़ा और उसे वही सपना पूरा करने का ऑफर दे दिया। सौदा बिल्कुल सीधा था। क्लाइव मीर जाफर को नवाब बनाएगा और बदले में मीर जाफर युद्ध के मैदान में अपनी सेना के साथ नवाब की पीठ में छुरा घोंपेगा। और फिर वो दिन आ ही गया, 23 जून 1757। प्लासी के मैदान में 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। लड़ाई का नतीजा वो तो पहले ही एक बंद कमरे में तय हो चुका था। आप कल्पना कीजिए उस मंजर की। नवाब की 50,000 की विशाल सेना में से 45,000 सैनिक, जी हां, 45,000 सैनिक मीर जाफर के एक इशारे पर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने अपनी तलवारें म्यान से निकाली ही नहीं, लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। नवाब की तरफ से बेचारे सिर्फ 5,000 सैनिक ही लड़े। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस पूरे विश्वासघात की गवाही देते हैं। जहां नवाब की सेना के करीब 500 लोग मारे गए, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 22 सैनिक, जी
सिर्फ 22। इसे आप युद्ध कहेंगे? ये कोई युद्ध नहीं था, ये तो बस एक नाटक था, एक दिखावा। तो साफ है, ये लड़ाई महज एक औपचारिकता थी। इसका नतीजा तो पहले ही पैसों से खरीद लिया गया था। और इस धोखे का अंत भी बहुत दुखद हुआ। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के बेटे मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला को पकड़कर उनकी हत्या कर दी। और बस इसी एक धोखे ने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से शुरू होती है एक व्यापारिक कंपनी के एक क्रूर साम्राज्य बनने की कहानी। इस विश्वासघात की कीमत वो चुकाई बंगाल ने। मीर जाफर जैसे ही नवाब बना, उसने फौरन कंपनी को 3 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी। सोचिए, 3 करोड़ रुपए उस जमाने में। इसमें से 1 करोड़ 17 लाख रुपए तो सीधे कंपनी की तिजोरी में गए और 2,24,000 रुपए अकेले रॉबर्ट क्लाइव की जेब में। बस यहीं से बंगाल का खजाना सिस्टमैटिकली लूटा जाने लगा। इसके जो परिणाम हुए वो बहुत दूरगामी थे। सबसे पहले सिराजुद्दौला को पकड़कर बेरहमी से मार दिया गया। मीर जाफर को, जैसा कि वादा किया गया था, नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वो एक कठपुतली नवाब था। लोग उसे क्लाइव का गीदड़ कहकर बुलाते थे। असली शासक तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बन बैठी थी। इसके बाद बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत हुआ करता था, उसकी दौलत को पानी की तरह ब्रिटेन भेजा जाने लगा। कई इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि इसी पैसे से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फंड करने में बहुत मदद मिली। और सबसे बड़ी बात, एक व्यापार करने आई कंपनी के हाथ में अब राजनीतिक शक्ति आ गई थी। और यहीं से भारत में अंग्रेजों के 200 साल के शासन की नींव पड़ गई। तो प्लासी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतिहास में एक विश्वासघात की असली कीमत क्या होती है। क्या ये सिर्फ एक सिंहासन होता है, या फिर आने वाली अनगिनत पीढ़ियों का पूरा भविष्य?